हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो देखिए, अब हम प्रश्नावली 1.5 को आरंभ करते हैं। पहले प्रश्न में आपको बोला गया है कि मान लीजिए कि u बराबर आपको एक समुच्चय दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसके अवयव हैं, और दूसरा समुच्चय एक और दिया हुआ है a जिसके अवयव हैं 1 2 3 4। b वाले समुच्चय के अवयव हैं 2 4 6 8, और एक c समुच्चय दिया हुआ है जिसके अवयव हैं 3 4 5 तथा 6। तो आपको निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। और देखिए, जो भी आपको मान ज्ञात करने हैं उनमें आप देख रहे हैं हर जगह कहीं ना कहीं डैश करके लगा हुआ है। डैश मतलब आप देख रहे हैं ये ऊपर की तरफ ये जो चिन्ह है इसी को हम डैश बोलते हैं। इसको हम पूरक नाम से भी बोलते हैं हिंदी में, और जल्दबाजी में हम इसे डैश करके यूज करते हैं अपनी आम भाषा में। अब इसका मतलब क्या होता है उसको पहले समझ लेते हैं यहाँ पर हम। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी डैश आए तो हमेशा हमारे पास वहां पर एक यू करके समुच्चय जरूर होना चाहिए। अब ये हमने पहले पढ़ा था कि U का मतलब क्या होता है। U हम सार्वत्रिक समुच्चय के लिए व्यक्त करते हैं। तो U मतलब हो गया सार्वत्रिक समुच्चय, अर्थात एक ऐसा समुच्चय जो जितने भी समुच्चय आपको इस प्रश्न में दिए गए हैं उन सबसे बड़ा समुच्चय और उन सबको रखता हुआ समुच्चय। जैसे यहां पर देखो U के अलावा कौन से समुच्चय दिए गए हैं, A B C। तो गारंटीड ऐसा होगा कि U इन सबसे बड़ा भी होगा, और जो A को भी रख रहा होगा, B को भी रख रहा होगा, C को भी रख रहा होगा। इसके अलावा भी हो सकते हैं कुछ उसमें अवयव हो या ना हो, वो अलग बात है, लेकिन ये तीनों समुच्चयों के अवयव तो जरूर इसमें होने ही चाहिए। तो ऐसे अवयव को हम सार्वत्रिक समुच्चय बोलते हैं। कहीं कहीं हो सकता है हमें यू ना दिया हो, तो यू हम कैसे निकालते हैं, बाकी सभी समुच्चयों का सम्मिलन करके। लेकिन अच्छी बात क्या है, यहां पर हमें यू दिया है। अब बात आती है कि यहां पर ए डैश बी डैश इन सब का मतलब क्या है। तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट के रूप में ए डैश, इसको हम बोलते हैं ए का पूरक समुच्चय। जब भी डैश आ जाएगा मतलब पूरक समुच्चय। और ये तो मैंने आपको गणितीय भाषा में नहीं बताया, केवल लैंग्वेज में बता दिया कि क्या मतलब होता है। अब निकालते कैसे हैं या मैथमेटिकली इसका क्या मतलब होता है, वो होता है u माइनस ए। अर्थात सार्वत्रिक समुच्चय में से आप ए वाले समुच्चय को घटा दोगे तो ए डैश मिल जाएगा। चलिए, अब हम पहले वाले भाग पर आ ही जाते हैं। ए डैश आपको बोला गया है, ए डैश हमें बोला गया है, तो स्वाभाविक सी बात है u माइनस ए करेंगे। अर्थात मुझे सार्वत्रिक समुच्चय में से वो वाले अवयव हटा देने हैं जो कि ए में आ रहे होंगे। अब देखिए वो ऐसे कौन से अवयव हैं, तो u में से मुझे ए वाले अवयव घटा देने, मतलब 1 2 3 4 हटा दूंगा, तो बाकी सब अवयव लिख दो u वाले। तो ये आ जाएंगे 5 6 7 8 9। फिर बात आती है कि बी डैश को निकालने की। तो चलिए बी डैश निकालते हैं। तो बी डैश मतलब बी का पूरक समुच्चय हो जाएगा, तो वो आपके पास हो जाएगा u माइनस बी। तो देखो अब मेरे को u वाले समुच्चय में से वो सभी अवयव हटा देने हैं जो कि b में भी आ गए हों। तो वो देखिए कौन कौन से होंगे हमारे पास। b में है 2 4 6 8, तो 2 4 6 8 हटा दो तो हमारे पास क्या रह जाएंगे, 1 3 5 7 9 ये अवयव रह जाएंगे। तो ये हमारे पास b डैश आ गया, या हम बोल सकते हैं u माइनस बी आ गया। अब बात आती है कि a यूनियन c डैश को निकालने की। a यूनियन c डैश को निकालने की। तो देखो ए यूनियन सी डैश को हमें निकालना है, तो यहां पर डैश देखिए, सी पर डैश नहीं है, डैश क्या है, कोष्टक के बाहर है, तो इसका विशेष ध्यान रखो। तो यहां पर इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपको यू में से ए यूनियन सी को घटाना पड़ेगा। अर्थात आपको अब यू पता होना चाहिए, यू देखिए हमें पता ही है, ए यूनियन सी हम यहां पर निकाल लेते हैं जल्दी से। तो वो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब u में से हम इस वाले समुच्चय को हटा देते हैं, अर्थात ये वाले सभी अवयव हटा देंगे। तो ये हमारे पास देखिए आ जाएगा 7 8 9। तो ये हमारा देखो इस वाले भाग का उत्तर हो गया, तीसरे वाले भाग का। चौथे वाले भाग पर आते हैं। तो यहां पर हमें दिया हुआ है a यूनियन b का डैश। तो सबसे पहले तो हमें a यूनियन b निकालना होगा, फिर डैश करना होगा। तो आप दो तरीके से कर सकते हैं, ये तो स्वाभाविक सी बात है। पहले मैंने क्या किया, इसको चेंज किया फिर मैंने लिखा। या फिर हम एक दूसरा क्या हो सकता था, पहले a यूनियन b निकाल लें फिर डैश लगाएं। तो चलिए मैं अब वैसे कर देता हूं, बात दोनों से सेम ही आएगी, आप कैसे भी कर सकते हो। पहले ए यूनियन बी निकालता हूं। ए यूनियन बी देखिए क्या आएगा हमारे पास, 1 2 3 4 6 8, और इसका डैश आएगा, ध्यान रखें, क्योंकि ए यूनियन बी का डैश है। अब मुझे क्या करना होगा, यू में से ये वाला समुच्चय घटा देना, मतलब यू माइनस 1 2 3 4 6 8। मैं अगर इस तरीके से करता तब भी मैं यही करता। तो अब देखो ये क्या आ जाएगा, 5 7 9। तो ये आपका उत्तर हो गया, चौथे वाले भाग का उत्तर आया ये आपके पास। अब पांचवें वाले भाग पर आते हैं।
देखिए 5वें वाले भाग में आपको बोला गया है ए डैश का डैश आपको निकालना है, तो ए डैश का डैश आपको निकालना है। तो ध्यान रखें किसी भी समुच्चय पर यदि 2 बार डैश लगा हुआ अर्थात 2 बार पूरक समुच्चय करना है तो वो हमेशा ए के बराबर ही आता है। तो वैसे ही क्या आ जाएगा ए के बराबर, अर्थात ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4 आ जाएगा। अब ये तो मैंने आपको वैसे बता दिया कि एक तरीके से आप इसको कंटस्ट भी रखें, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में कहीं पूछा जाता है तो आप तुरंत कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिएगा अगर आपको तो प्रॉपर सॉल्व ही करना है, तो मैं अब इसे पूरे मेथड से बताता हूं। तो मेथड 2 लिख देता हूं यहां पर मैं। ए डैश का डैश है हमारे पास, मतलब ये क्या आ जाएगा, ए डैश को पहले लिखूंगा u माइनस ए और उसका डैश है हमारे पास। तो अब मैं क्या करूंगा, u में से u माइनस ए घटाऊंगा, तो वो हमारे पास देखो u से u कैंसिल हो गया एक तरीके से, तो ये हमारे पास a के बराबर आ जाएगा, जो कि मैंने ये आपके पास लिख ही दिया था पहले ही। तो आप इस तरीके से भी देख सकते थे। और अंत में आपके पास देखिए छठा वाला भाग जो दिया हुआ है वो है b माइनस सी का डैश। तो मैं देखिए छठे वाले भाग को यहां पर कर देता हूं, b माइनस सी का डैश पूछा गया है, मतलब ये क्या आ जाएगा, u माइनस b माइनस सी। तो ध्यान रखो पहले अब मुझे क्या करना होगा, पहले b माइनस सी कैसे भी निकालना होगा। घटाना हमने सीखा ही है, तो u तो हमें पता है, तो u को तो u ही लिखा रहने दो। अब देखो b माइनस सी वाला समुच्चय कैसे आएगा कि b वाले समुच्चय में से c वाले अवयव हटा दूंगा। तो b वाले समुच्चय के अवयव 2, 4, 6, 8 हैं, इसमें से c वाले अवयव कौन से हैं, 4 और 6 हैं, उनको हटा दीजिएगा। तो ये आ गया 2, 8। तो अब u में से 2, 8 को मैं हटा देता हूं यहां पर। तो यहां पर ये देखिए आपके पास आ जाएगा 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, और यही आपका इस छठे वाले भाग का उत्तर हो जाएगा। चलिए अब पहला क्वेश्चन तो हमारे पास हल हो गया, अब दूसरे पर आते हैं। तो देखो दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि u मतलब सार्वत्रिक समुच्चय दिया गया है, a, b, c, d, e, f, g, h इसके अवयव हो गए। तो निम्नलिखित समुच्चयों के हमें पूरक ज्ञात करने हैं। जैसे पहले वाले भाग में है a बराबर हमें a, b, c दिया है, इनके पूरक ज्ञात करने हैं, अर्थात a डैश ज्ञात करना है। तो मुझे पहले वाले भाग में a डैश ज्ञात करना है, तो स्वाभाविक सी बात है वो आएगा u माइनस ए के बराबर। तो माइनस करना अर्थात घटाना तो आपने सीखा ही है, तो बस वो कर दीजिएगा। तो अब देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, d, e, f, g, h, ये a डैश आ गया, अर्थात a का पूरक समुच्चय आ गया। b का पूरक समुच्चय निकालना है, अर्थात b डैश निकालना है, u माइनस b आएगा, अर्थात सार्वत्रिक समुच्चय में से वो वाले अवयव हटा दूंगा जो b में भी हैं। तो d, e, f, g इसमें से हटा दो, क्या क्या बचा u में, देखिए a, b, c, h, ये आपके पास बचा, ये आपका उत्तर आ गया दूसरे वाले भाग का। अब c का पूरक समुच्चय निकालना है, अर्थात c का डैश निकालना होगा हमें, तो वो आ जाएगा u माइनस सी, अर्थात अब मैं सार्वत्रिक समुच्चय में से वो अवयव हटा देता हूं जो कि c में भी हैं। तो मुझे ए सी ई जी हटाना है, इसमें से देखिए क्या क्या बचेगा हमारे पास, b बचेगा, d बचेगा, f बचेगा और h बचेगा। तो ये हमारे पास c का पूरक समुच्चय आ गया। और अंत में अब मुझे d का पूरक समुच्चय लिखना है, तो d डैश लिखना है, तो ये आ जाएगा u माइनस डी, अर्थात u वाले समुच्चय में से मुझे वो वाले अवयव हटा देने हैं जो कि d में भी हैं। देखिए एफ जी एच ए को हटा दो इस u में से, तो देखिए अपने पास क्या बचेगा, यहां पर बचेगा b, c, d, e, बस इतना बचेगा। तो ये देख सकते हैं आप, हमारे पास ये चारों भागों के उत्तर हमने एक एक करके निकाल दिए हैं। चलिए अब हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं। यहां पर बोला गया कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक आपको लिखने हैं। और देखिए यहां पर आपके पास 11 भाग दिए हुए हैं, अर्थात 11 बार पूरक समुच्चय निकालने होंगे हर किसी के। तो अब देखो यहां पर हमें सार्वत्रिक समुच्चय सीधे नहीं लिखा हुआ है, डायरेक्ट एक बार में दिख रहा हो जो, लेकिन हमें लैंग्वेज में बताया गया कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है उसी को हमें सार्वत्रिक समुच्चय मानना है। तो u बेसिकली आपके पास क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और डैश 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 करके बहुत सारी चलती रहेंगी। तो ये मैंने देखो यहां पर इसको लगा दिया है। अब देखो पहले वाले भाग में यहां पर हमको सीधे हर किसी में रोस्टर विधि में नहीं लिखा हुआ है, यहां पर आपको क्या लिखा हुआ है कि हर समुच्चय समुच्चय निर्माण विधि से लिखा हुआ है, तो पहले आपको रोस्टर विधि में बदलना होगा। पहले वाले भाग में देखो, जैसे मान लीजिएगा मैं इसको ए समुच्चय मान लूं पहले वाले भाग को, तो वो क्या आ जाएगा, एक प्राकृतिक सम संख्या, मतलब क्या आएगा 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से आएगा। तो अब मुझे इसका पूरक निकालना है, ध्यान रखें
ये ए तो मैंने इसको लिखा है केवल, अब इसका हमें पूरक निकालना था क्योंकि बोला गया था निम्न समुच्चयों के पूरक निकालिए, तो वो हो जाएगा u माइनस ए, अर्थात ये आ जाएगा 1 3 5 7 9 11, अर्थात मैं u वाले समुच्चय में से ए वाले सभी अवयव हटा दूंगा, बाकी सब लिख दूंगा, तो ये आ जाएगा आपके पास उत्तर। अब दूसरा वाला भाग देखो, दूसरे वाले भाग में बोला गया है कि x एक प्राकृतिक विषम संख्या है, तो मान लीजिएगा मैं इसको बी समुच्चय बोल देता हूं, दूसरे वाले भाग में जो समुच्चय दिया गया है, तो इसको रोस्टर विधि में लिखूंगा तो प्राकृतिक विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 इस तरीके से चलती रहेगी। अब मुझे तो इसका पूरक निकालना था, अर्थात बी डैश निकालना था, u माइनस बी के बराबर आएगा, तो u वाले समुच्चय में से b वाले सभी अवयव मैं हटा देता हूं, u मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं थी वो बेसिकली, तो वो आपके पास देखो आ जाएगा 2 4 6 8 10 12 और डैश 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 चलता रहेगा, तो ये देखिए आपका उत्तर हो जाएगा दूसरे वाले भाग का। तीसरे वाले भाग पर आइए, तीसरे वाले भाग में बोला गया है कि x संख्या 3 का एक धन गुणज है, धन मतलब धनात्मक गुणज है, धनात्मक गुणज है मतलब तीसरे वाले भाग को यदि मैं सी वाले समुच्चय से प्रदर्शित करूं तो 3 का धन गुणज क्या होगा, 3 6 9 12 15 कुछ इस तरीके से आएगा। अब मुझे तो इसका पूरक निकालना है, अर्थात सी डैश निकालना है, तो वो आपके पास हो जाएगा u माइनस सी के बराबर, अर्थात सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ही तो u है, तो इसमें से आप ये सी वाले अवयव हटा दो, तो क्या आएगा 1 2 4 5 7 8 10 11 फिर 13 है और इस तरीके से आपके पास चलता रहेगा, तो ये आपका तीसरे वाले भाग का उत्तर हो गया। अब आते हैं हम चौथे वाले भाग पर। चौथे वाले भाग में आपको बोला गया है कि x एक अभाज्य संख्या है, तो चौथे वाले भाग को सबसे पहले मैं हल कर लेता हूं यहां पर। तो देखो यहां पर हमको बोला गया कि x एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 3 5 7 11 13 कुछ इस तरीके से चल रही होंगी, ऐसी अनंत होंगी, लेकिन हमें तो कुछ लिख दी फिर हमने डैश लगा दिया ताकि इस तरीके की अभाज्य संख्या चल रही होंगी। अब इसका पूरक समुच्चय निकालना है, अर्थात डी डैश निकालना है, तो u माइनस डी के बराबर आ जाएगा। u क्या है, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, उसमें से हमें d वाले समुच्चय के अवयव घटाने होंगे, तो ये हो जाएगा 1 4 6 8 9 10 12 14 और डैश डैश चलता रहेगा, अर्थात सभी भाज्य संख्याओं का समुच्चय, क्योंकि अगर प्राकृतिक संख्याओं में से सभी भाज्य संख्या हटा दो और एक को और जोड़ दो तो हमारे पास सभी वही संख्या आ जाती हैं, अर्थात यौगिक संख्याएं, और रूढ़ संख्या मतलब एक भी उसमें आ जाएगी। अब आते हैं पांचवें वाले भाग पर। इसमें बोला गया कि x 3 और 5 से विभाजित धन होने वाली एक संख्या है, 3 और 5 बोला है, मतलब 3 से भी विभाजित हो और 5 से भी विभाजित हो। तो देखिए मान लीजिएगा मैं इसको ई वाला समुच्चय बोल देता हूं, तो ई वाले समुच्चय के क्या क्या अवयव आएंगे उसको समझ लेते हैं पहले हम। देखो मैं लिख देता हूं 3 और 5 से विभाजित मतलब एक तरीके से 15 से विभाजित होनी चाहिए, क्योंकि 3 गुणा 5 15 होता है, तो 15 30 45 60 इस तरीके से चलता रहेगा, बहुत सारे अवयव आएंगे। अब मुझे तो इसका पूरक निकालना है, अर्थात u माइनस ई निकालना है, तो देखिए मेरे पास क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे करके 14 तक जाऊंगा, फिर 16 17 से लेकर 29 तक जाऊंगा, फिर 31 32 इस तरीके से आप उन अवयवों को घटा देंगे, तो ये आपके पास पांचवें वाले भाग का उत्तर हो जाएगा। अब यहां पर मैं क्या करता हूं कि छठे वाले भाग पर आ जाता हूं। छठे वाले भाग में देखिए आपको बोला गया है कि x एक पूर्ण वर्ग संख्या दी हुई है, तो चूंकि x एक पूर्ण वर्ग संख्या अगर आपको दी हुई है तो आपको क्या करना है, यहां से सबसे पहले तो मान लीजिएगा समुच्चय वो f है, पूर्ण वर्ग संख्या है मतलब 1 4, क्योंकि देखो पूर्ण वर्ग संख्याएं यही होती है 1 4 9 16 25 36 और ऐसे चलती रहेंगी, बहुत सारी होंगी, तो मैंने डैश डैश लगा दिया। अब मुझे इसका पूरक निकालना है, अर्थात f डैश निकालना है, तो u माइनस एफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 3 5 6 7 8 10 11 और डैश 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 लगा दीजिएगा, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। अच्छा एक बात ये और ध्यान रखें कि जरूरी नहीं है कि मैं जैसे लिख रहा हूं आप इस तरीके से ही करें, वैसे तो ऐसे ही करना चाहिए हमें, लेकिन अगर आप लिखना भी चाहते हैं, मान लीजिएगा आप रोस्टर विधि में ना लिखकर इसे सारणीबद्ध रूप में भी ना लिखकर मतलब समुच्चय निर्माण विधि से लिखना चाहें, तो इसका पूरक क्या हो जाता कि x एक प्राकृतिक सम संख्या नहीं है,
इसका पूरक क्या हो जाता है, x एक प्राकृतिक विषम संख्या नहीं है। इसका पूरक क्या हो जाता है कि x 3 का एक धनगुणज नहीं है। इसका पूरक हो जाता है कि x एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो बेसिकली आप हर किसी में नहीं नहीं लगा दोगे तो पूरक आ जाएगा। तो लेकिन मैं तो आपको यहां पर पूरे तरीके से बता रहा हूं, आप वैसे भी लिख सकते थे। फिर बोला गया x एक पूर्ण घन संख्या है, तो अगर पूरक लिखना है मुझे तो क्या बोलूंगा, x एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। लेकिन अब मैं यहां पर आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। 7वें वाले भाग में देखिए, मान लीजिएगा हमने g वाला समुच्चय बोल दिया। पूर्ण घन संख्याएं देखिए कौन कौन सी होती है हमारे पास, 1, 8, 27, 64, 125। ये देखो मैंने सभी घन लिख दिए 5 तक, बाकी भी चल रहे होंगे, मैंने बस डैश लगा दिया। अब मुझे इसका पूरक लिखना है अर्थात जी डैश निकालना है, तो u माइनस जी आ गया। देखो क्या आ जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, मतलब 1, 8, 27, 64 इनको हटा दूंगा। तो या तो ऐसे लिख दो या फिर आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते थे कि g का पूरक समुच्चय वह समुच्चय होगा जिसमें x एक पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। अब देखो 8वें वाले भाग पर आ जाता हूं। तो इसमें अब देखो यहां पर आपके पास एक समीकरण दिया हुआ है, x प्लस 5 बराबर 8। अब यहां पर सबसे पहले अगर मैं निकालूं कि समुच्चय को रोस्टर विधि से लिखना चाहता हूं, मान लीजिएगा मैं, तो h समुच्चय मान लीजिएगा, हमने मान लिया उसे। तो क्या क्या अवयव होने चाहिए। अब x प्लस 5 बराबर 8 है और आपको x के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, तो x ऐसे बहुत सारे मान हो सकते हैं। तो यहां से बस आपको क्या मालूम पड़ गया कि x बराबर 3 आएगा आपके पास। तो h में क्या अवयव आ गया, 3 आ गया। तो g डैश मतलब क्या हो गया, u माइनस जी, सॉरी u माइनस h हो जाएगा, क्योंकि h डैश निकालना है मुझे। तो देखो अब यहां पर क्या आ जाएगा, u माइनस एच। तो u में से मैं ये 3 वाला अवयव हटा देता हूं। तो देखिए आपके पास आ जाएगा 1, 2, 4, 5, 6, 7, बाकी सभी अवयव आते रहेंगे बस 3 के अलावा। या तो ऐसे कर दो रोस्टर विधि से, अगर आपको लिखना था तो देखो h डैश को मैं किस तरीके से और लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि x जिसका मान है और x प्लस 5 बराबर 8 लिखा था, मैं क्या कर देता हूं 8 के बराबर नहीं है। तो ये मेरा देखो एक तरीके से पूरक समुच्चय मैंने समुच्चय निर्माण विधि से लिख दिया। आप ऐसे भी लिख सकते थे। फिर देखिए हम यहां पर बढ़ते हैं आगे 9वें वाले भाग में। तो इसमें हमें बोला गया है कि 2x प्लस 5 बराबर 9। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर पूरक लिखोगे तो उसमें बराबर की जगह क्रॉस कर देना उसे। अगर प्रॉपर तरीके से लिखना चाहते हो रोस्टर विधि से, तो देखो क्या आएगा, मान लीजिएगा मैं इसको i वाले समुच्चय से दर्शा रहा हूं। तो ये देखो 2x प्लस 5 बराबर 9 है, इसको सॉल्व कर लो, x का ही तो मान हमें लिखना है। तो 2x बराबर 4 आ गया, तो x का मान 2 आ गया। तो i वाले समुच्चय में केवल एक अवयव आया जो कि 2 के बराबर है। अब मुझे तो i का पूरक लिखना है अर्थात i डैश, तो u माइनस आई हो गया। अब देखिए वो क्या आ जाएगा, 1, 2 को हटा देना है तो बाकी सब लिख दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ऐसे चलता रहेगा। बस केवल 2 को हटाना है u वाले समुच्चय में से। u मतलब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब 10वें वाले भाग पर आ जाते हैं। इसमें बोला गया कि x 7 या 7 से बड़ा है। तो मुझे क्या करना है कि 7 या 7 से बड़ा है x का मान। तो अब हमें मान लीजिएगा मालूम पड़ गया कि ये समुच्चय j वाला है, मान लीजिएगा। तो x क्या क्या हो गया, 7 हो गया, क्योंकि 7 भी हो सकता था, 8, 9, 10, 11 इस तरीके से होगा। लेकिन मुझे तो इस j वाले समुच्चय का पूरक निकालना है। तो क्या करूंगा मैं, j डैश, ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये उत्तर आ गया। अगर आप इसको लिखना चाहते थे समुच्चय निर्माण विधि से, तो आप देखो j डैश को इस तरीके से भी लिख सकते थे। j डैश मतलब x के मान, और x क्या है, 7 से कम है, क्योंकि बराबर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि 7 के बराबर हो गया तो वो j वाले में आ जाएगा 7। तो मुझे तो उसका पूरक लिखना था, मतलब वो वाले अवयव नहीं आने चाहिए, तो ये मेरा एक तरीके से पूरक आ जाएगा। तो देखो मैंने लिख के दिखा दिया आपको, और ये मैंने रोस्टर विधि से कर दिया। फिर देखिए सबसे अंतिम वाले भाग पर आते हैं। तो इसमें बोला गया है कि x के बराबर है ये समुच्चय, x एक प्राकृतिक संख्या है और 2x प्लस 1 10 से बड़ा है। तो अब देखो मान लीजिएगा ये समुच्चय हमारे पास k के बराबर है, मतलब हमने k नाम रख दिया इसका, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं वो तो 2x प्लस 1 10 से बड़ा है। देखो 2x क्या हो गया, 9 से बड़ा हो गया, क्योंकि 10 माइनस 1 कर दिया, तो x क्या हो गया, 4.5 से बड़ा। ध्यान रखना है x नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्या भी थी। तो k के मान देखो क्या क्या आ गए समुच्चय में, 5, क्योंकि 4.5 से बड़ी प्राकृतिक संख्याएं लिखनी होंगी, 6, 7, 8, 9, इस तरीके से देखो आपके पास आ जाएगा।
अब मुझे k का पूरक समुच्चय लिखना है अर्थात k डैश, तो वो देखिए आपके पास आ जाएगा 1, 2, 3, 4। तो इस तरीके से ये आपका उत्तर आ जाएगा। आप लिखने को भी कैसे कर सकते थे, बस यहां पर चिन्ह बदल देते तो आपका वो उत्तर भी आ जाता। अब यहां पर अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 4 पर। देखिए प्रश्न संख्या 4 में आपको बोला गया है कि यदि u बराबर अर्थात सार्वत्रिक समुच्चय दिया हुआ है जिसके अवयव हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ए समुच्चय के अवयव हैं 2, 4, 6, 8 और बी समुच्चय के अवयव हैं 2, 3, 5, 7। तो आपको सत्यापित करना है, पहले वाले भाग में दिया हुआ है ए यूनियन बी का डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। देखिए वैसे तो हमें सत्यापित करना है, लेकिन आप इन फॉर्मूलों को याद भी रखें, ये काफी महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं, इन्हें डिमॉर्गन्स फॉर्मूले भी कहते हैं और काफी महत्वपूर्ण सवाल भी है परीक्षा की दृष्टि से। जैसे पहला वाला भाग है आपके पास, उसका मैं एलएचएस ले लेता हूं अर्थात बाएं पक्ष। तो मुझे क्या करना है, ए यूनियन बी का डैश निकालना है। तो ए यूनियन बी पहले मैं निकाल लेता हूं। तो ए यूनियन बी क्या आएगा, सोचिए, ए और बी का सम्मिलन, तो ये आ जाएगा 2, 4, 6, 8। ए के अवयव लिख दिए, अब बी के अवयव लिख दो। 2 पहले ही आ चुका है तो बस एक ही बार लिखते हैं हम। फिर 3, 5, 7 आ गया। तो ये ए यूनियन बी आया, लेकिन डैश भी लगाना है अभी हमें, यहां डैश था तो यहां डैश लगा दिया। अब ये किसके बराबर आ गया, u माइनस 2, 4, 6, 8, 3, 5, 7। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, u मतलब इस वाले समुच्चय में से, सार्वत्रिक समुच्चय में से ये अवयव हटाने हैं मुझे। तो देखो अपने पास क्या आ जाएगा, 1, 3, 5, सॉरी 3, 5 तो यहां पहले से ही है, तो यहां 1, 6 आ जाएगा बेसिकली। तो 1, 6 और 9 आ जाएगा। अब ये LHS आ गया। अब मैं RHS निकालता हूं पहले वाले भाग के लिए, अर्थात A डैश इंटरसेक्शन B डैश। तो A डैश निकाल रहा हूं सबसे पहले मैं, A डैश मतलब A का पूरक समुच्चय, मतलब U में से A वाले अवयव हटा देने हैं। तो वो आएंगे आपके पास 1, 3, 5, 7, 9 इंटरसेक्शन। अब मेरे को क्या करना है, अच्छा यहां पर देखिए 6 भी आ चुका, तो 6 भी मुझे हटाना ही पड़ेगा, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। तो 1, 9 ही 2 ही अवयव यहां पर आपके पास आएंगे। अब यहां पर B डैश निकालना है अर्थात U माइनस बी, तो U में से B वाले अवयव हटा दूंगा, तो यह आएगा 1, 4, 6, 8, 9। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन अर्थात उभयनिष्ठ देखना है हमें। उभयनिष्ठ देखिए क्या क्या आएगा, केवल 1 आ रहा है उभयनिष्ठ, और देखिए 9 हमारे पास उभयनिष्ठ आ रहा है। तो हमारे पास क्या आया, 1, 9 आया। तो आप देख सकते हो LHS बराबर RHS आ गया, इसलिए आप बोल सकते हैं कि A यूनियन B का डैश बराबर A डैश इंटरसेक्शन B डैश हो जाएगा। ये आपने प्रूफ देखो एक तरीके से कर दिया। अच्छा मैं आपसे ये भी बोल रहा हूं कि ये आपको कंटस्ट होना चाहिए, वैसे तो उन्होंने सत्यापित करवाया, लेकिन आपको ये फॉर्मूले के रूप में याद रखना है। अब क्यों कैसे कर सकते हैं याद, तो वो मैं उसको बता रहा हूं आपको। देखो ध्यान रखो कि कभी भी अगर डैश बाहर लिखा है, अगर अंदर यूनियन है, तो हम क्या करते हैं, डैश को सभी दोनों पर कर देते हैं और अंदर चिन्ह बदल देते हैं। यूनियन है तो देखो इंटरसेक्शन हो गया, तो देख रहे हैं आप ए यूनियन बी का डैश है, तो मैंने क्या किया, डैश पहले ए डैश पर लगा दिया और बी डैश पर भी लगा दिया, और ये यू वाला जो चिन्ह था उसको इंटरसेक्शन में बदल दिया है। अब दूसरे वाले भाग में देखो, मैं बिल्कुल सेम जैसा फॉर्मूला है, इसको हमें सिद्ध करना है, तो पहले मैं समझा देता हूं याद कैसे करना है आपको। देखो ए इंटरसेक्शन बी का डैश है, तो पहले हमने क्या किया, ए डैश और बी डैश कर दिया, अब इंटरसेक्शन का चिन्ह था उसको चेंज कर दिया, मतलब यूनियन में बदल दिया। तो ये आपको याद हो जाएंगे ऐसे। और अब मेरे को चूंकि सत्यापित करने, तो मैं वहां पर आपको सत्यापित करके दिखा देता हूं। देखिए दूसरे वाले भाग में मैं LHS निकालता हूं, LHS अर्थात A इंटरसेक्शन B का डैश। A इंटरसेक्शन B का डैश निकालना है, A इंटरसेक्शन B करिए पहले। तो A इंटरसेक्शन B कितना आएगा अपने पास, यहां देख रहे हैं 2 आएगा केवल, क्योंकि A और B में केवल 2 ही उभयनिष्ठ आपको दिखाई दे रहा है। तो A इंटरसेक्शन B का डैश आपके पास आ गया 2 का डैश, क्योंकि डैश यहां लग रहा था तो मैंने डैश यहां लगा दिया, तो U माइनस 2 आ गया। जब आप इसको हल करोगे तो ये आ जाएगा 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये LHS आ गया। अब RHS निकालेंगे। RHS क्या था, A डैश यूनियन B डैश। तो A डैश निकालो सबसे पहले। A डैश देखो वैसे निकाल चुका हूं, अगर आप दोबारा करना चाहते हो अपनी तरफ से हल तो कर सकते हो, वैसे मैं निकाल चुका हूं A डैश। यह है 1, 3, 5, 7, 9 यूनियन B डैश देखिए 1, 4, 6, 8, 9। तो यूनियन मतलब सम्मिलन का मतलब होता है कि हमें दोनों के अवयव मिला के लिख देने होते हैं एक समुच्चय में।
तो देखिए हमारे पास वो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का डैश मतलब LHS बराबर RHS आ चुका है। तो आप इसको कंटस्ट भी कर लेंगे। इनको हम डिमॉर्गन्स फॉर्मूले भी बोलते हैं नाम से, तो इसको अच्छी तरीके से कंटस्ट भी हमें करना है। तो देखो पांचवें प्रश्न को अब हम हल करेंगे। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपर्युक्त वेन आरेख खींचना है हमें। अब देखो कैसे हम वेन आरेख खींचते हैं उसको मैं आपको समझा देता हूं। देखिए वेन आरेख में हमें क्या करना होता है कि एक फिगर के रूप में हमें समझाना होता है। वेन आरेख उसको बोलते हैं, और क्यों बोलते हैं, क्योंकि जिस गणितज्ञ ने इसका खोज की थी उसका नाम वेन करके था। तो अब देखो वेन आरेख हम कैसे बनाएंगे उसको समझ लेते हैं। मान लीजिएगा कोई भी मान लीजिएगा पहले वाला भाग ही हल करूंगा, तो ये एक हमारे पास हमने बना दिया एक गोला, और दूसरा गोला मान लीजिएगा मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया। छोटा बड़ा कैसा भी बना दें, बस आपको ऐसे दो गोले बना देने हैं जो दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हो, जैसे मैंने यहां पर प्रतिच्छेद कराए हैं। और फिर आप एक यहां पर ऐसे आयत बना दें। अब मैं पहले वाला भाग हल कर रहा हूं, ध्यान रखें। तो मैंने जैसे इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया। अब ये जो मैंने आयत बनाया है, तो ये स्वाभाविक सी बात है बहुत बड़ा वाला समुच्चय होगा, तभी तो देखो इसमें ए और बी सब कुछ आ रहा है। तो आप खुद सोचिए सबसे बड़े वाले समुच्चय को हम किस नाम से बोलते थे, यू नाम से, अर्थात सार्वत्रिक समुच्चय से। तो बेसिकली ये जो हमारे पास सबसे बड़ा समुच्चय है वो यू हो जाएगा, वो देखिए मैंने यहां कर दिया। अब मैं वेन आरेख से आपको वहां पर शेड करके दिखा दूंगा। अभी हम बात करते हैं कि ए यूनियन बी का डैश हमें लिखना है, तो स्वाभाविक सी बात है पहले हमें ए यूनियन बी पता होना चाहिए। अब ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी का सम्मिलन, अर्थात उसमें हमें ए के भी अवयव लिखने होते थे, बी के भी लिखने होते थे, और अगर दोनों में उभयनिष्ठ भी है तब भी लिखेंगे तो सही, लेकिन एक ही बार लिखते थे। तो इस तरीके से अगर आप ए यूनियन बी देखें तो खुद सोचिए ए यूनियन बी क्या होना चाहिए। ए यूनियन बी में देखो हमारे ए वाले अवयव तो आएंगे ही आएंगे, देख सकते हैं ये सभी अवयव आएंगे ए वाले, और हमारे पास देखो बी वाले अवयव भी आएंगे। अब बी वाले लेकिन जो दोनों में कॉमन है वो आएंगे एक ही बार, लेकिन आएंगे तो सही ना। तो इस तरीके से देखो ये ए यूनियन बी पूरा, ये जो मैं लाइनें बना रहा हूं ये पूरा ए यूनियन बी है आपके पास, ये पूरा। अब इसका डैश करना है मुझे, तो डैश का मतलब ही आपको जैसे समझ में आ रहा है, डैश का मतलब है यू में से मुझे वो सब हटाना है। यू मतलब मेरे पास वो वाला भाग हुआ सार्वत्रिक समुच्चय वाला। तो अब सार्वत्रिक समुच्चय में से ये वाला भाग मैं हटा दूं, सार्वत्रिक समुच्चय मतलब इस पूरे आयत में से ये बीच वाला भाग, ये गोले वाला भाग मैंने हटा दिया, क्योंकि यही तो ए यूनियन बी है। तो मेरे पास देखिए ये वाला भाग बच जाएगा, ये मैं पीले से दर्शा रहा हूं, ये पूरा पीला रहेगा, ध्यान रखें। ये इसके बाहर जितना भी भाग होगा इन गोलों के अलावा, वही हमारे पास क्या होगा, ए यूनियन बी का डैश हो जाएगा। जैसे यहां पर आप देखो ये सब मैं बना रहा हूं, ये सब क्या है हमारे पास, ए यूनियन बी का डैश है, जो मैं पीले से दर्शा रहा हूं। ये मैं पूरा नहीं बना रहा हूं, बस आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया कि आपको ये पूरा वाला भाग बता देना है। ये पीला जो भी लिख रहा हुआ है ये पूरा ए यूनियन बी का डैश हो चुका है। तो यहां लिख देते हैं यही वाला भाग है ए यूनियन बी का डैश। ये पहला वाला भाग हो गया वेन आरेख से। अब दूसरे वाले भाग में बढ़ते हैं, उसमें बोला गया है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो इसमें भी मैं ऐसी दो गोले बना देता हूं। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक गोला बना दिया ए के लिए और दूसरा गोला बना दिया मैंने बी के लिए, और एक मैं आयत यहां पर बना देता हूं। अब ये तो आपको पता लग गया कि किसको हमें क्या क्या नाम देना है। जैसे मान लीजिएगा ये ए हो गया, ये बी, किसी को भी ए किसी एक को बी दे दो नाम, ये यू हो गया। हमें क्या करना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है। अब समझिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कैसे निकाल सकते हैं। ए डैश जैसा कि हमें नाम से पता लग रहा है कि ए का पूरक मतलब ए वाले अवयव नहीं होने चाहिए, बाकी सभी अवयव हो सकते हैं। तो देखो ए वाले अवयव नहीं होने चाहिए, ध्यान रखें इस बात को। तो ए वाले अवयव नहीं होने चाहिए मतलब ए वाला जो गोला उसके बाहर का जो भी होगा मतलब वही हो जाएगा हमारे पास ए डैश। तो देखो ये मैं इस तरीके से बना रहा हूं ए डैश के लिए। देखो ये वाला भाग हमारे पास ए डैश में आएगा। ध्यान रखो ये बी वाला भाग भी आएगा ए डैश में, क्योंकि ये
ए में तो नहीं है ना, तो इस तरीके से ये वाला भाग आपका ए डैश हो गया, ये वाला भाग पूरा। अब उसके बाद मैं क्या करता हूं कि बी डैश वाले को दर्शाऊंगा। तो बी डैश क्या होगा उसको समझ लीजिएगा। बी डैश मतलब बी के बाहर वाला सभी भाग होगा, मतलब बी वाला भाग नहीं आना चाहिए। तो देखो अब मैं उसे नीले रंग से दर्शा रहा हूं, ध्यान रखें। बी के बाहर वाला सभी भाग देखना है, मतलब ये वाला भाग आएगा, बस बी वाला नहीं आना चाहिए। ए वाला आ सकता है बी डैश में, लेकिन बी वाला नहीं आना चाहिए। तो देखो मैं बी वाला नहीं ले रहा हूं बिल्कुल भी, लेकिन देखो मैं ए को क्रॉस करता हुआ बनाऊंगा, क्योंकि मुझे ए वाला भाग आ सकता है उसमें। तो ये देख सकते हैं आप, ये मैंने नीले से बना रहा हूं, ये बी डैश वाला भाग है। अब मुझसे क्या बोला गया कि मुझसे तो बोला गया जो हमने ए डैश और बी डैश बनाया, मतलब जो हरे से और नीले से लाइनिंग बनाई है उनका इंटरसेक्शन करना है, अर्थात उभयनिष्ठ देखना है। तो खुद सोचिए उनका उभयनिष्ठ क्या आएगा, मतलब जहां पर ये दोनों लाइनें प्रतिच्छेद हो रही होंगी ऐसा वाला भाग। तो देखो वो वाला भाग तो आपके पास यहां पर दोनों लाइन प्रतिच्छेद हो रही है, मतलब ये बाहर वाला भाग है। तो इस तरीके से देखो ये आपके पास ये वाला भाग यहां पर बन जाएगा। मैं इसको भी यहां पर रंग देता हूं, नीले रंग से रंग रहा हूं, ध्यान रखें। तो वेन आरेख का यूज आप बस इतना समझिए कि इससे हम बहुत सारे सवालों को बहुत जल्दी कर सकते हैं। मैं अभी आपको समझाऊंगा भी, भले ही इस प्रश्न में तो हमें वेन आरेख से ही केवल दर्शाना ही है, मैं देखो और चीजें भी आपको यहां पर समझाऊंगा। तो ध्यान रखें बस ये वाला भाग है अपने पास, बस ये गोले वाला भाग नहीं आएगा, मतलब जहां पर ये प्रतिच्छेद कर रही होंगी नीली और हरी दोनों रेखाएं, वही तो हम बोलेंगे उभयनिष्ठ भाग है। तो ये आपका उभयनिष्ठ भाग देखिए यहां से आ चुका है। अब यहां पर आप एक बात ये समझिए कि आपने देखा पहले वाले भाग में भी हमारे पास यही वाला भाग आया था, और दूसरे वाले भाग में भी हमने देखा कि तो यही वाला भाग आया है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों भाग बिल्कुल सही हैं? तो हाँ, ध्यान रखें, इसका मतलब ये हुआ कि ए यूनियन बी का डैश यदि निकालूंगा तो वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर ही आता है। और ये देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, पिछले प्रश्न में मैंने आपको बताया था, सिद्ध करवाया था, वहां पर मैंने आपको बताया था आपको याद भी करना है। तो आप देख सकते हो आप वेन आरेख से भी इसको सिद्ध कर सकते थे। तो ये नीला वाला भाग आपके पास इसके बराबर हो जाएगा। अब आते हैं तीसरे वाले भाग पर, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी का डैश। तो देखो यहां पर इसके लिए भी मैं ए और बी दो वृत्त बना लेता हूं, जो कि ए समुच्चय और बी समुच्चय को परिभाषित करेंगे। तो जैसे ये ए वाला वृत्त हो गया, ये बी वाला वृत्त मैंने बना लिया, और यहां पर देखिए मैंने एक आयत बना दिया। तो ये मुझे पता लग गया ये तो सार्वत्रिक समुच्चय है, ये ए समुच्चय हो गया, ये बी समुच्चय हो गया। अब हमसे बोला गया है ए इंटरसेक्शन बी का डैश, यही हमसे बोला गया है। तो स्वाभाविक सी बात है, पहले आप ए इंटरसेक्शन बी देखोगे। ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो ए में भी है और बी में भी है। तो देखो ए में लाइनें बनाओगे तो और बी में लाइनें बनाओगे तो केवल ये वाला भाग जो होगा वो आएगा आपके पास ए इंटरसेक्शन बी में। ये इंटरसेक्शन बी आया है जो कि ए और बी दोनों में आ रहा है, देख सकते हैं आप। लेकिन मुझसे क्या बोला गया, डैश। डैश का मतलब क्या हुआ कि इसके अलावा हमें पूरा भाग चाहिए। तो पूरा भाग हमें इसके अलावा चाहिए, मतलब इस वाले भाग के अलावा देखो जो जो पूरी बाउंड्री है इसके अलावा, वो सब मैं देखो यहां पीले रंग से दर्शा रहा हूं, और वही आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो देखो ये आपके पास पीले रंग से मैं दर्शा ही रहा हूं इसे। तो ये आपका यहां पर इसका उत्तर हो जाएगा ये वाला भाग। तो इस तरीके से आप बोल देंगे कि ये पीला वाला भाग है, यही है हमारा ए इंटरसेक्शन बी का डैश। अब चौथे वाले भाग पर आ जाता हूं। तो देखो चौथे वाले भाग में आपको बोला गया है कि ए डैश यूनियन बी डैश निकालना है। तो ध्यान रखो ये तीसरा और चौथा बिल्कुल एक ही फॉर्मूला है। डी मॉर्गन्स प्रमेय से मैंने आपको बताया था, पिछले प्रश्न में सत्यापित भी किया था हमने। तो देखना हमारा जब चौथा वाला भाग हल करूंगा तो ये जो तीसरे वाले भाग में रीजन आ रहा है ना, मतलब ये वाला जो क्षेत्र आ रहा है वही उसमें आएगा, देख सकते हैं आप। मैं अभी बना रहा हूं आपके सामने। हमें निकालना है ए डैश यूनियन बी डैश। तो यहां पर दो गोले बना देता हूं। एक गोला देखो मैंने ए का बना दिया, और एक गोला मैंने यहां पर बी का बना दिया, और एक आयत बना देता हूं। अब देखो हमारे पास ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सार्वत्रिक समुच्चय अर्थात यू। ये पूरा आयत हो गया जिसमें ए और बी दोनों आ रहे हैं। अब ए डैश पहले बोला गया है, ए डैश मतलब ए के बाहर वाला। तो ए के बाहर वाला देखिए क्या आएगा अपने पास। ए के बाहर वाला मतलब मैं मान लीजिएगा उसको नीली लाइनों से बना देता हूं। तो हमारे पास देखिए कौन सा रीजन आएगा,
ए के बाहर वाला मतलब ये पूरा रीजन आ रहा होगा, मैं नीली लाइनों से बना रहा हूं, ध्यान रखें, जिसमें ए वाला समुच्चय नहीं आना चाहिए। ए डैश का मतलब तो यही होता है यू में से ए घटा दो। तो देखो मैं ए वाला वृत्त नहीं बना रहा हूं, बाकी सब पूरा बना रहा हूं, जिसमें बी जरूर आएगा, क्योंकि वही पार्ट लेना है हमें जो ए में नहीं है, चाहे किसी में हो या नहीं हो। तो ये नीली लाइनों से मैंने ए डैश बनाया, ध्यान रखें इस बात का। अब बात करते हैं कि हम बी डैश भी बनाएंगे। तो बी डैश का मतलब क्या है कि बी वाला समुच्चय नहीं होना चाहिए, अर्थात यू में से बी वाला हटा दो। तो अब मैं देखना आप बी वाले समुच्चय पर बिल्कुल भी लाइनिंग नहीं बनाऊंगा। तो देखो ये हरे लाइनों से मैं बी डैश बना रहा हूं, ध्यान रखें, मतलब बी नहीं आएगा जिसमें, बाकी बी के अलावा सब भाग आएगा, चाहे ए में ही क्यों ना हो वो, लेकिन बस बी में नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखो बी में नहीं आ रहा है ये सब पूरा भाग, देखो मैं हरी लाइनिंग जहां भी बना रहा हूं वो बी वाले को कभी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, देख सकते हैं आप। लेकिन हाँ ए वाले में जरूर आ सकती हैं वो, आपको तो बस इतना ध्यान रखना है वो बी में नहीं आनी चाहिए। तो देखिए आपके पास ये वाला भाग आ गया। अब यहां पर बीच में बोला गया यूनियन, यूनियन का मतलब इन दोनों का सम्मिलन है। सम्मिलन का मतलब होता है कि उसमें हमें वो भी देखना है जो ए में है केवल, केवल बी में है वो भी देखना है, और वो भी देखना है जो सभी में है, दोनों में है मतलब। तो हमें सबसे पहले हमने क्या बोला कि हमें वो भी देखना है जो ए में है, बी में भी है तथा दोनों में है। तो दोनों वाले तो देखो आपके पास क्या आएंगे रीजन, मैं हरे रंग से बना रहा हूं, देखना अभी ये वाला रीजन आपके पास आएगा जो कि दोनों में होगा। देखिए ये वाला रीजन आ गया दोनों में है, ये बाहर वाला। फिर मेरे को क्या देखना होगा, मेरे को बी वाला रीजन भी लेना होगा, क्योंकि सम्मिलन का मतलब ये होता है कि किसी एक में भी है तब भी हमें वो रखना पड़ेगा। तो देखो ये रीजन हमने वो लिख लिया जब जो कि बी में है। अब इसमें मुझे ये भी देखना होगा कि वो रीजन भी लाना है हमें जो ए में हो, क्योंकि सम्मिलन में तो हमने यही सीखा था कि जो किसी एक में है वो भी लेना है और जो दोनों में है वो भी लेना है हमें, मतलब बस आना चाहिए हमारा किसी ना किसी में। तो देखो हमारे पास ए वाला रीजन भी हम ले रहे हैं यहाँ पर। तो देखो ये हमारे पास ये पूरा भाग जो होगा, हरे रंग से मैं समझा रहा हूं यहाँ पर आपको, ये पूरा भाग हमारे पास ये वो वाला भाग है जो ए डैश यूनियन बी डैश का होना चाहिए, अर्थात ए डैश और बी डैश का सम्मिलन होना चाहिए। तो इस तरीके से ये जो हरे रंग का भाग है वो आपके पास इसके बराबर आ जाएगा। तो आप देख भी सकते हो तीसरे और चौथे भाग में देखो हमारे पास बीच के भाग को छोड़कर बाकी सब भाग हैं पीले रंग से, यहां पर देखो हमने हरे रंग से दिखाया, बीच के भाग को छोड़कर सभी भाग हैं। अब देखिए छठे प्रश्न पर हम आ जाते हैं। इस प्रश्न में बोला गया कि मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है। फिर आपको बोला गया कि यदि A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है, तो A डैश आखिरकार क्या होगा। अब यहां पर समझिए, देखिए U हमसे क्या बोला गया है, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। सभी त्रिभुज मतलब हर तरीके का त्रिभुज, चाहे वो न्यून कोण त्रिभुज हो, चाहे अधिक कोण त्रिभुज हो, चाहे वो समकोण त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो, चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, मतलब कुछ भी हो, तो सभी त्रिभुजों का समुच्चय आपके पास U के बराबर आ गया। फिर आपको बोला गया है जो A है वो क्या है, कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न हो। तो एक में अगर लिखूं तो उसमें लिखा है कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न हो ऐसे त्रिभुजों का समुच्चय। अब ए डैश में इसको बोला गया है, तो ए डैश मतलब क्या होना चाहिए, यू में से मुझे ए वाला समुच्चय हटा देना है, मतलब मुझे वो वाले अवयव हटा देने हैं, मतलब वो त्रिभुज हटा देने हैं यू में से जिनमें से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न हो, अर्थात या तो एक कोण 60 अंश से भिन्न हो, या दो कोण 60 से भिन्न हो, या तीनों कोण 60 से बराबर ना हो। अर्थात मेरे पास वो तो केवल एक ही त्रिभुज बनेगा, मतलब ऐसे त्रिभुज ही मेरे पास आएंगे जिनमें सभी कोण 60 अंश हो, क्योंकि मैं उन्हीं को ही तो हटा रहा हूं बेसिकली। तो जो ए डैश आएगा वो आपके पास देखिए यहां से आ जाएगा u माइनस ए के बराबर, और u माइनस ए क्या होना चाहिए, बेसिकली वो सभी कोण, वो सभी त्रिभुज जो कि समबाहु त्रिभुज हैं, अर्थात जिन सभी के कोण 60 अंश हो चुके हैं। तो समबाहु त्रिभुज का समुच्चय ही आपके पास ए डैश के बराबर आ जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सभी कोण 60 अंश के बराबर होते हैं। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल करते हैं। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 7 पर आते हैं। यह हमारा इस प्रश्नावली का सबसे अंतिम प्रश्न भी है। देखिए इस प्रश्न में बोला गया है कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को हमें भरना है। तो बेसिकली हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए या हम अपने समझ से इन सभी को भर सकते हैं। तो देखो पहले वाले भाग में हमें बोला गया है ए यूनियन ए डैश। अब खुद सोचिए कि ए यूनियन ए डैश है,
यूनियन मैंने आपको बताया एक तरीके से धन चिन्ह के बराबर होता है, मतलब जोड़ना होता है एक तरीके से। तो आप सोचो कि देखो वेन डायग्राम से भी आप कर सकते हो ऐसे, वैसे भी कर सकते हो। तो अगर मैं मान लीजिएगा वेन डायग्राम से आपको सिखाऊं, यहां पर एक ही समुच्चय के बारे में बात हो रही है, ए बी तो कहीं है ही नहीं, तो मैंने केवल एक ही वृत्त बनाया है आपके पास यहां पर। अब मान लीजिएगा वेन डायग्राम से ही मान लो मैं आपको सिखाता हूं। तो देखो ये ए है, तो ए में तो मेरे को क्या हुआ कि ये वाले सभी अवयव मैंने लिख लिए। देखो ए में तो ये पीले रंग से मैंने दिखाया, ये ए हो गया। अब ए डैश में क्या होगा, ए डैश में होगा जो ए के बाहर का जो भी रीजन होगा, मतलब ए नहीं आना चाहिए था, तो कौन सा रीजन होगा बाहर वाला, ये पूरा रीजन होगा, ये हरे रंग से जो दर्शा रहा हूं, ये पूरा किसमें आएगा, ए डैश में आएगा, अर्थात यू माइनस ए वाला रीजन। अब खुद सोचिए कि इन दोनों का यूनियन हमें निकालना है, यूनियन मतलब इन दोनों का सम्मिलन निकालना है। तो सम्मिलन में तो मुझे सब कुछ लिखना होता है मिलाकर। तो देखो हरा वाला और पीला वाला रीजन जो है वो मिलकर क्या बना रहा है, खुद सोचिए। तो वो मिलकर तो एक पूरा आयत बना रहा है, अर्थात एक सार्वत्रिक समुच्चय के बराबर आ रहा है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि ए और ए डैश का सम्मिलन या यूनियन हमेशा सार्वत्रिक समुच्चय के बराबर होता है। तो यहां पर आप क्या करेंगे कि ए यूनियन ए डैश यू के बराबर कर देंगे। तो इस तरीके से पहला वाला भाग हल हो गया। अब दूसरे वाले भाग पर आ जाते हैं। देखिए दूसरे वाले भाग में आपको बोला गया है कि फाई डैश इंटरसेक्शन ए। तो फाई डैश बोला गया, इंटरसेक्शन ए बोला गया। तो सबसे पहले तो फाई डैश समझिए। फाई मतलब होता है कि कुछ भी नहीं, उसका डैश मतलब यू में से हमें फाई घटाना है, मतलब यू में से कुछ भी नहीं घटाना, मतलब यू ही आएगा। इंटरसेक्शन ए, तो यू सबसे बड़ा समुच्चय होता है और उसका ए के संग अगर मैं उभयनिष्ठ निकालूं तो वो तो स्वाभाविक सी बात है ए के बराबर ही आएगा। तो यहां से ये आपका उत्तर आ गया। अगर आप चाहते थे तो आप चाहो तो वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, लेकिन ये वैसे भी आप कर सकते हो। तीसरा वाला भाग देखिए। तीसरे वाले भाग में आपको बोला गया है कि ए इंटरसेक्शन ए डैश, मतलब ए और ए डैश में क्या उभयनिष्ठ है ये आपको देखना है। तो ये तो देखो मैंने अभी आपके सामने किया, ए ये पीला वाला भाग है और ए डैश ये देखो हरा वाला भाग है। इसमें कुछ भी उभयनिष्ठ तो आ ही नहीं रहा है, तो कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे समुच्चय लिखना है तो मैं फाई करके इसको लिख दूंगा। तो इस तरीके से देखो तीसरा वाला भाग हल हो गया हमारे पास। अब अंतिम वाले भाग की तरफ बढ़ते हैं, अर्थात चौथे वाले भाग की तरफ। इसमें आपको बोला गया है कि u डैश इंटरसेक्शन a आपको बताना है कि आखिर किसके बराबर होगा। तो देखो चौथा वाला भाग u डैश इंटरसेक्शन a, यह हमें बताना है। अब u डैश मतलब u का पूरक समुच्चय, अर्थात u में से u घटाना, एक तरीके से u में से u घटाना मतलब कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी नहीं बचा मतलब फाई लिखूंगा मैं उसे, और फाई और ए में अब उभयनिष्ठ देखना है। देखो फाई में कोई भी समुच्चय अवयव नहीं होता, इस समुच्चय में मतलब रिक्त समुच्चय होता है बेसिकली फाई, तो कोई भी अवयव नहीं है। ए कोई भी एक समुच्चय होगा, तो खुद सोचिए कि फाई और ए में क्या उभयनिष्ठ आना चाहिए, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं आएगा, क्योंकि कुछ भी अवयव होता ही नहीं है। जब इसमें उभयनिष्ठ की बात तो हम तब करते जब इसमें कुछ ना कुछ अवयव होता, तब हम चेक करते कि कौन सा अवयव आएगा उभयनिष्ठ। जब फाई में कोई अवयव ही नहीं है तो उभयनिष्ठ तो कुछ भी नहीं आएगा, तो बेसिकली वो फाई के बराबर ही आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके देख रहे हैं आप कि हम ऐसे प्रश्नों के आंसर निकालते हैं। अगर आप इनको याद करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो आप इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को हल करना सीखेंगे।